क्लस्टल अकाउंटेंसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस प्रस्तुत किए जा रहे हैं edxit.com द्वारा। इस वीडियो में हम प्रदान करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स, पास्ट एडजस्टमेंट सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम 37 सॉल्यूशन। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है द नेट प्रॉफिट ऑफ एक्स वाई एंड जेड for the year ended March 31st, 2000 was 60,000 rupees and the same was distributed among them in their agreed ratio of 3:1:1। 31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष के लिए एक्स वाई और जेड का शुद्ध लाभ 60,000 रुपीज़ था और इसे उनके बीच 3:1:1 के उनके सहमत अनुपात में वितरित किया गया था। It was subsequently discovered that the undermentioned transactions were not recorded in the books। बाद में ये पता चला कि नीचे उल्लिखित ट्रांजैक्शंस बुक्स में दर्ज नहीं किए गए थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। पूंजी पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंटिंग टू एक्स 700 रुपीज़, वाई 500 रुपीज़ एंड जेड 300 रुपीज़। आहरण पर ब्याज की राशि एक्स 700 रुपये, वाई 500 रुपये और जेड 300 रुपये। पार्टनर सैलरी एक्स 1000 रुपीज़, वाई 1500 रुपीज़ पर एनम। साझेदार का वेतन एक्स 1000 रुपये, वाई 1500 रुपये प्रतिवर्ष। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स वर फिक्स्ड एज। साझेदारों के पूंजी खाते इस प्रकार तय किए गए थे। एक्स 1 लाख रुपीज़, वाई 80,000 rupees and Z 60,000 rupees। Record the adjustment entry। समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट एंट्रीज को दर्ज करें। तो हमारे प्रॉब्लम के अनुसार हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर हमें छूटी हुई एंट्रीज को फिर से एंट्री करने के लिए जर्नल में एंट्रीज करना है। ये दो तरीकों से कर सकते हैं। पहले मेथड में हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के माध्यम से करते हैं। दूसरे मेथड में हम सीधे पार्टनर के कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट में एंट्रीज करेंगे। देखिए, हमें स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया है कि पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट्स फिक्स्ड है, तो हमें इन एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए पार्टनर्स करेंट अकाउंट कंसिडर करना चाहिए। तो चलो इन एंट्रीज को पहले मेथड का उपयोग करके रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद हम इन एंट्रीज को दूसरे मेथड का उपयोग करके रिकॉर्ड करेंगे। अब पहली एंट्री जो दर्ज नहीं की गई थी वो है कैपिटल पर इंटरेस्ट। तो चलो पहले इससे निपटते हैं। पहले ये जानते हैं कि कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना है, लेकिन कैपिटल पर इंटरेस्ट को जानने के लिए हमें कैपिटल का पता होना चाहिए। अब हमें प्रॉब्लम में ये दिया है कि पार्टनरों के कैपिटल्स फिक्स्ड है और उनके कैपिटल्स है एक्स 1 लाख रुपीज़, वाई 80,000 रुपीज़, Z 60,000 रुपीज़। ये भी दिया गया है कि पूंजी या कैपिटल पर ब्याज 5% प्रतिवर्ष के दर से माना जाना चाहिए। इस जानकारी के साथ चलो अब वर्किंग नोट्स में हर एक पार्टनर के कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना है जानते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम का एक हेडर लिखते हैं। अब पार्टनर एक्स के कैपिटल पर इंटरेस्ट होगा उनका कैपिटल अमाउंट 1 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाइड विद उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट का रेट जो कि 5/100। 100 के दोनों जीरोस को 1 लाख रुपीज़ के दो जीरोस के लिए कैंसिल करते हैं। अब अगर हम बचे हुए 1000 रुपीज़ और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 5000 रुपीज़। यह है पार्टनर एक्स के कैपिटल पर इंटरेस्ट। अब पार्टनर वाई के कैपिटल पर इंटरेस्ट होगा उनका कैपिटल अमाउंट 80,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विद उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट का रेट जो कि 5/100। 100 के दोनों जीरोस को 80,000 रुपीज़ के दो जीरोस के लिए कैंसिल करते हैं। अब अगर हम बचे हुए 800 रुपीज़ और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 4000 रुपीज़। यह है पार्टनर वाई के कैपिटल पर इंटरेस्ट। अब पार्टनर जेड के कैपिटल पर इंटरेस्ट होगा उनका कैपिटल अमाउंट 60,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विद उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट का रेट जो कि 5/100। 100 के दोनों जीरोस को 60,000 रुपीज़ के दो जीरोस के लिए कैंसिल करते हैं। अब अगर हम बचे हुए 600 रुपीज़ और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 3000 रुपीज़।
ये है पार्टनर जेड के कैपिटल पर इंटरेस्ट। यदि हम अकाउंट्स के बुक्स बंद करने से पहले कैपिटल पर इस ब्याज का दर्ज करते हैं तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और हर पार्टनर के लिए पार्टनर्स करेंट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। और फिर वर्ष के अंत में हम कैपिटल पर इस ब्याज को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है। कैपिटल पर यह ब्याज को अकाउंट्स के बुक्स बंद करने से पहले दर्ज नहीं किया गया था। हम अकाउंट्स के बुक्स बंद होने के बाद ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इसे पहले दर्ज नहीं किया गया था। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बजाय हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करना चाहिए और पार्टनर्स करेंट अकाउंट को हर एक पार्टनर के लिए क्रेडिट करना चाहिए। और हमें कितनी रकम डेबिट करना है? ये इन सब ब्याजों 5,000 रुपीज़, 4,000 रुपीज़ और 3,000 रुपीज़ का सम है जो 12,000 रुपीज़ के बराबर है। और हमें पार्टनर्स करेंट अकाउंट में अलग अलग पार्टनरों के लिए 5,000 रुपीज़, 4,000 रुपीज़ और 3,000 रुपीज़ क्रेडिट करना है। आइए अब इन एंट्रीज को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट नाम का एक हेडर लिखते हैं, ये सूचित करने कि हम पहले मेथड का उपयोग करके एंट्रीज को रिकॉर्ड करने वाले हैं। चलो अब जर्नल का फॉर्मेट बनाते हैं। आइए अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट एंट्री के रूप में दर्ज करते हैं। साथ ही टीआर टेक्स्ट को भी लिखते हैं, ये सूचित करने कि ये डेबिट एंट्री है। आइए फिर डेबिट अमाउंट कॉलम में 12,000 रुपीज़ के डेबिट अमाउंट को लिखते हैं। इसके साथ ही हमने डेबिट एंट्रीज की रिकॉर्डिंग पूरी कर ली है। अब कुछ मार्जिन छोड़कर पार्टनर एक्स के करंट अकाउंट के लिए पहली क्रेडिट एंट्री लिखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं क्रेडिट एंट्रीज 2 से शुरू होनी चाहिए। आइए फिर क्रेडिट अमाउंट कॉलम में इससे संबंधित 5,000 रुपीज़ क्रेडिट अमाउंट लिखते हैं। आइए फिर पार्टनर वाई के करंट अकाउंट को अगले क्रेडिट एंट्री के रूप में लिखते हैं। आइए फिर क्रेडिट अमाउंट कॉलम में इससे संबंधित 4,000 रुपीज़ क्रेडिट अमाउंट लिखते हैं। आइए फिर पार्टनर जेड के करंट अकाउंट को अगले क्रेडिट एंट्री के रूप में लिखते हैं। आइए फिर क्रेडिट अमाउंट कॉलम में इससे संबंधित 3,000 रुपीज़ क्रेडिट अमाउंट लिखते हैं। अब इस ट्रांजैक्शन का नरेशन या डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, कैपिटल पर इंटरेस्ट को भुगतान किया जाना। फिर इस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग पूरे होने को सूचित करने के लिए एक लाइन खींचते हैं। आइए अब अगले ट्रांजैक्शन को कंसिडर करते हैं जिसको कंसिडर नहीं किया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं अगला ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड नहीं किया गया था वो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट या ब्याज है। जैसा कि आप जानते हैं यदि ड्राइंग्स पर ब्याज अकाउंटिंग बुक्स बंद होने से पहले रिकॉर्ड किया जाता है तो हम हर एक पार्टनर के लिए पार्टनर्स करेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को क्रेडिट करके रिकॉर्ड करते हैं। और फिर वर्ष के अंत में हम ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट या ब्याज को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ड्राइंग्स पर ये इंटरेस्ट या ब्याज अकाउंटिंग बुक्स बंद होने से पहले कंसिडर नहीं किया गया था। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बजाय हमें पार्टनर्स करेंट अकाउंट को डेबिट करना चाहिए और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए। और ये अमाउंट कितना होना चाहिए? ये इन सभी इंटरेस्ट या ब्याजों 700 रुपीज़, 500 रुपीज़ और 300 रुपीज़ का सम है जो 1,500 रुपीज़ के बराबर है। आइए अब इन एंट्रीज को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले पार्टनर एक्स के करंट अकाउंट को डेबिट एंट्री के रूप में लिखते हैं। फिर डीआर टेक्स्ट लिखते हैं, ये सूचित करने की ये डेबिट एंट्री है। फिर डेबिट अमाउंट कॉलम में 700 रुपीज़ का डेबिट अमाउंट लिखते हैं। फिर दूसरा पार्टनर वाई के करंट अकाउंट को डेबिट एंट्री के रूप में लिखते हैं। फिर डीआर टेक्स्ट लिखते हैं, ये सूचित करने की ये भी डेबिट एंट्री है। फिर डेबिट अमाउंट कॉलम में 500 रुपीज़ का डेबिट अमाउंट लिखते हैं। फिर तीसरा पार्टनर जेड के करंट अकाउंट को डेबिट एंट्री के रूप में लिखते हैं। फिर डीआर टेक्स्ट लिखते हैं, ये सूचित करने की ये भी डेबिट एंट्री है। फिर डेबिट अमाउंट कॉलम में 300 रुपीज़ का डेबिट अमाउंट लिखते हैं। फिर थोड़ी मार्जिन छोड़ते हुए आइए क्रेडिट एंट्री के रूप में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखते हैं। उसके बाद क्रेडिट अमाउंट कॉलम में 1,500 रुपीज़ क्रेडिट अमाउंट लिखते हैं। फिर इस ट्रांजैक्शन का डिस्क्रिप्शन या नरेशन ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट या ब्याज को कलेक्ट किया जाना लिखते हैं। फिर इस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग को पूरे होने को सूचित करने के लिए एक लाइन खींचते हैं।
चलो अब अगला अप्रोप्रिएशन जिसको कंसिडर नहीं किया गया था उसको कंसिडर करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगला अप्रोप्रिएशन जिसको रिकॉर्ड नहीं किया गया था वो है पार्टनरों के सैलरीज। और जैसा कि आप जानते हैं, यदि हम पार्टनरों के सैलरीज को अकाउंटिंग बुक्स को बंद करने से पहले कंसिडर करते हैं तो हम पार्टनर सैलरीज अकाउंट को डेबिट करके और हर एक पार्टनर के लिए पार्टनर्स करेंट अकाउंट को क्रेडिट करके रिकॉर्ड करते हैं। और फिर वर्ष के अंत में हम पार्टनरों के सैलरीज को पार्टनर सैलरीज अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। पार्टनरों के सैलरीज को अकाउंटिंग बुक्स बंद होने से पहले कंसिडर नहीं किया गया था। हम अकाउंटिंग बुक्स बंद होने के बाद पार्टनरों के सैलरीज को कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि इसको पहले कंसिडर नहीं किया गया था। इसलिए हम पार्टनर सैलरीज अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्टिंग्स नहीं करेंगे। इसके बजाय हम पार्टनर्स करेंट अकाउंट को क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। और ये अमाउंट कितना होना चाहिए? ये इन पार्टनरों के सैलरीज 1000 रुपीज़ और 1500 रुपीज़ का सम है जो 2500 रुपीज़ के बराबर है। आइए अब इन एंट्रीज को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। आइए सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट एंट्री के रूप में लिखते हैं। फिर डीआर टेक्स्ट लिखते हैं, ये सूचित करने की ये डेबिट एंट्री है। फिर डेबिट अमाउंट कॉलम में 2500 रुपीज़ डेबिट अमाउंट लिखते हैं। फिर पार्टनर एक्स के करेंट अकाउंट को क्रेडिट एंट्री के रूप में लिखते हैं। फिर 1000 रुपीज़ क्रेडिट अमाउंट को क्रेडिट अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। फिर पार्टनर वाई के करेंट अकाउंट को क्रेडिट एंट्री के रूप में लिखते हैं। फिर 1500 रुपीज़ क्रेडिट अमाउंट को क्रेडिट अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इस केस में पार्टनर जेड को कोई भी सैलरी नहीं है, इसलिए उसके लिए कोई भी क्रेडिट एंट्री नहीं है। आइए फिर इस ट्रांजैक्शन का डिस्क्रिप्शन या नरेशन लिखते हैं, पार्टनरों के सैलरीज को भुगतान किया जाना। फिर आइए इस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग के पूरे होने को सूचित करने के लिए एक लाइन खींचते हैं। तो इसके साथ हमने उन सभी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग्स पूरी कर ली है जो पहले रिकॉर्डिंग नहीं किए गए थे। अब अगला कदम पार्टनरों के बीच एडजस्ट किए जाने वाले प्रॉफिट या लॉस का पता लगाना होगा। इसे जानने के लिए आइए केवल प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से संबंधित एंट्रीज के टोटल को कंसिडर करते हैं। मैं दोहराता हूँ, ये केवल प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से संबंधित एंट्रीज हैं जिनका हम टोटल करने जा रहे हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्रीज 12,000 रुपीज़ और 2,500 रुपीज़ का टोटल है 14,500 रुपीज़। हमारे पास क्रेडिट अमाउंट कॉलम में 1,500 रुपीज़ वाली सिर्फ एक एंट्री है, इसलिए क्रेडिट एंट्रीज का टोटल भी 1,500 रुपीज़ है। अब डेबिट एंट्रीज का टोटल 14,500 रुपीज़ से यदि हम क्रेडिट एंट्रीज का टोटल 1,500 रुपीज़ को घटाते हैं तो हमें 13,000 रुपीज़ मिलते हैं। ये डेबिट बैलेंस अमाउंट है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस संबंधित अकाउंट्स में डेबिट बैलेंस एक लॉस को बताता है। इस मामले में ये वास्तव में घाटा नहीं है। हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पहले की गणना की तुलना में 13,000 रुपीज़ कम होगा, इसलिए टोटल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को इतना कम किया जाना चाहिए। देखिए, टोटल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को इतने अमाउंट से कम किया जाना चाहिए। सवाल यह है कि हर एक पार्टनर के लाभ में कितनी कमी की जानी चाहिए। देखिए, हमें प्रॉब्लम में ये दिया है कि पार्टनरों को वितरित किया गया प्रॉफिट यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 60,000 रुपीज़ था। अब हम ये कह सकते हैं कि इस एडजस्टमेंट के बाद वो 60,000 रुपीज़ से 13,000 रुपीज़ कम होगा। हमें प्रॉब्लम में ये दिया है कि पार्टनर्स अपने लाभ या घाटे को 3:1 के अनुपात या रेशियो में बांट लेते हैं, तो उनके प्रॉफिट को इस रेशियो के अनुसार कम करना होगा। चलो अब हर पार्टनर के प्रॉफिट शेयर को कितना कम करना है ये कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले लॉस शेयरिंग एज पर द लॉस शेयरिंग रेशियो नाम का एक हेडर लिखते हैं। देखिए, यहाँ पर ये हकीकत में घाटा नहीं है, बल्कि ये प्रॉफिट शेयर में कुछ कमी को सूचित करता है। आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना होगा। पार्टनर एक्स के लिए उनके प्रॉफिट शेयर में कमी होगी डिस्ट्रीब्यूटेबल नेट प्रॉफिट में कुल कमी जो 13,000 रुपीज़ है, मल्टीप्लाइड विथ उनके प्रॉफिट या लॉस शेयरिंग रेशियो 3/5। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 5 2,600। अब अगर हम बचे हुए 2,600 रुपीज़ और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 7,800 रुपीज़।
ये वो अमाउंट है जिसे पार्टनर एक्स के करेंट अकाउंट में जोड़े गए प्रॉफिट शेयर से घटाया जाना चाहिए। पार्टनर वाई के लिए उनके प्रॉफिट शेयर में कमी होगी डिस्ट्रीब्यूटेबल नेट प्रॉफिट में कुल कमी जो 13,000 रुपीज़ है मल्टीप्लाइड विथ उनके प्रॉफिट या लॉस शेयरिंग रेशियो 1/5। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 जार 5 2,600 जार। इस कैलकुलेशन का रिजल्टिंग वैल्यू है 2,600 रुपीज़। ये वो अमाउंट है जिसे पार्टनर वाई के करेंट अकाउंट में जोड़े गए प्रॉफिट शेयर से घटाया जाना चाहिए। पार्टनर जेड के लिए उनके प्रॉफिट शेयर में कमी होगी डिस्ट्रीब्यूटेबल नेट प्रॉफिट में कुल कमी जो 13,000 रुपीज़ है मल्टीप्लाइड विथ उनके प्रॉफिट या लॉस शेयरिंग रेशियो 1/5। ये कैलकुलेशन तो हमने अभी अभी पार्टनर वाई के लिए किए हुए कैलकुलेशन जैसा ही है, इसलिए इस कैलकुलेशन का रिजल्टिंग वैल्यू भी 2,600 रुपीज़ है। ये वो अमाउंट है जिसे पार्टनर जेड के करेंट अकाउंट में जोड़े गए प्रॉफिट शेयर से घटाया जाना चाहिए। अब लाभ के हिस्से के इन घटे हुए अमाउंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रिएट करना चाहिए और जो अमाउंट क्रिएट की जाना चाहिए वो लाभ के हिस्से की इन सभी घटी हुई राशियों का टोटल है जो 13,000 रुपीज़ के बराबर है। और हमें हर एक पार्टनर के लिए पार्टनर्स करेंट अकाउंट को व्यक्तिगत रूप से डेबिट करना चाहिए। ये अमाउंट्स इस प्रकार होंगे: एक्स के लिए 7,800 रुपीज़, वाई के लिए 2,600 रुपीज़ और जेड के लिए 2,600 रुपीज़। तो चलिए अब इन ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्टनर एक्स के करेंट अकाउंट को डेबिट एंट्री के रूप में लिखते हैं, फिर डीआर टेक्स्ट भी लिखते हैं ये सूचित करने की ये डेबिट एंट्री है। फिर डेबिट अमाउंट कॉलम में 7,800 रुपीज़ डेबिट अमाउंट लिखते हैं। फिर हम पार्टनर वाई के करेंट अकाउंट को डेबिट एंट्री के रूप में लिखते हैं, फिर डीआर टेक्स्ट भी लिखते हैं ये सूचित करने की ये भी डेबिट एंट्री है। फिर डेबिट अमाउंट कॉलम में 2,600 रुपीज़ डेबिट अमाउंट लिखते हैं। फिर हम पार्टनर जेड के करेंट अकाउंट को डेबिट एंट्री के रूप में लिखते हैं, फिर डीआर टेक्स्ट भी लिखते हैं ये सूचित करने की ये भी डेबिट एंट्री है। फिर डेबिट अमाउंट कॉलम में 2,600 रुपीज़ डेबिट अमाउंट लिखते हैं। अब थोड़ी मार्जिन छोड़कर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट एंट्री के रूप में लिखते हैं और इसका क्रेडिट अमाउंट 13,000 रुपीज़ को क्रेडिट अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। अब इस ट्रांजैक्शन का डिस्क्रिप्शन या नरेशन लॉस को पार्टनरों के बीच एडजस्ट किया जाना लिखते हैं। इसके साथ ही हमने उस मामले के लिए जर्नल एंट्रीज की रिकॉर्डिंग पूरी कर ली है जब एडजस्टमेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के माध्यम से किए जाते हैं। अब हम पार्टनरों के करेंट अकाउंट से सीधे एडजस्टमेंट एंट्रीज की रिकॉर्डिंग को कंसिडर करते हैं। देखिए, इस मामले में हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते हैं। इसके लिए हमें ये पता लगाना है कि कौन सा अमाउंट केवल पार्टनर्स करेंट अकाउंट में एंट्री की जानी चाहिए और क्या ये डेबिट या क्रेडिट एंट्री है। आइए सबसे पहले पार्टनरों के करेंट अकाउंट में सीधे दर्ज करने वाले अमाउंट का कैलकुलेशन करने के लिए हेडिंग लिखते हैं। अब ये पता लगाने के लिए कि हर एक पार्टनर के अकाउंट में अमाउंट कैसे एंट्री की जानी चाहिए, हमें पास्ट एडजस्टमेंट्स को कंसिडर करने के बाद नेट इफेक्ट बताने वाले स्टेटमेंट प्रिपेयर करना चाहिए। इस स्टेटमेंट में डिटेल्स, अमाउंट इन रुपीज़ पार्टनर एक्स के लिए, अमाउंट इन रुपीज़ पार्टनर वाई के लिए, अमाउंट इन रुपीज़ पार्टनर जेड के लिए और टोटल अमाउंट इन रुपीज़ कॉलम्स होंगे। अब प्रॉब्लम में ये दिया गया है कि पहली मिसिंग एंट्री कैपिटल पर इंटरेस्ट से संबंधित है और हम पहले ही देख चुके हैं कि इस मामले में अगर ये छोटा नहीं होता तो हम पार्टनरों के करेंट अकाउंट में पार्टनर एक्स के लिए 5,000 रुपीज़, पार्टनर वाई के लिए 4,000 रुपीज़ और पार्टनर जेड के लिए 3,000 रुपीज़ जमा करते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और ये छोड़ दिया गया था। तो आइए इन एंट्रीज का डिस्क्रिप्शन इस प्रकार लिखते हैं। वो अमाउंट जो कैपिटल पर इंटरेस्ट या ब्याज के रूप में जमा की जानी चाहिए थी, तो ये पार्टनर एक्स के लिए 5,000 रुपीज़ क्रेडिट है, पार्टनर वाई के लिए 4,000 रुपीज़ क्रेडिट है और पार्टनर जेड के लिए 3,000 रुपीज़ क्रेडिट है। तो कुल मिलाकर 12,000 रुपीज़ का क्रेडिट अमाउंट कैपिटल पर ब्याज या इंटरेस्ट के रूप में जमा होने से छूट गई। अब अगली एंट्री जो छूट गई थी वो ड्राइंग्स पर ब्याज या इंटरेस्ट से संबंधित है और छूटी हुई अमाउंट पार्टनर एक्स के लिए 700 रुपीज़, पार्टनर वाई के लिए 500 रुपीज़ और पार्टनर जेड के लिए 300 रुपीज़ है।
और ये एंट्रीज पार्टनर्स करेंट अकाउंट में दर्ज करने से छूट गई थी। तो आइए इन एंट्रीज का विवरण इस प्रकार लिखते हैं। वो अमाउंट जिसे ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट के रूप में डेबिट किया जाना था, तो ये पार्टनर एक्स के लिए 700 रुपीज़ डेबिट है, पार्टनर वाई के लिए 500 रुपीज़ डेबिट है और अंत में पार्टनर जेड के लिए 300 रुपीज़ डेबिट है। तो कुल मिलाकर 1500 रुपीज़ का डेबिट अमाउंट कैपिटल पर ब्याज या इंटरेस्ट के रूप में डेबिट करने से छूट गई। अब प्रॉब्लम में ये दिया गया है कि अगली मिसिंग एंट्री पार्टनरों के सैलरी से संबंधित है और हम पहले ही देख चुके हैं कि इस मामले में अगर ये छूटा नहीं होता तो हम पार्टनर्स करेंट अकाउंट में पार्टनर एक्स के लिए 1000 रुपीज़ और पार्टनर वाई के लिए 1500 रुपीज़ जमा कर देते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और छूट गया। तो चलिए इन एंट्रीज का विवरण इस प्रकार लिखते हैं। वो अमाउंट जो सैलरीज के रूप में जमा की जानी चाहिए थी, तो ये पार्टनर एक्स के लिए 1000 रुपीज़ का क्रेडिट है और पार्टनर वाई के लिए 1500 रुपीज़ का क्रेडिट है, पार्टनर जेड के लिए कोई नहीं। तो कुल मिलाकर 2500 रुपीज़ का क्रेडिट अमाउंट सैलरीज के रूप में जमा होने से छूट गया। चलो अब इन अमाउंट्स का टोटल जानते हैं। अब पार्टनर एक्स के लिए 5000 रुपीज़ का क्रेडिट और 1000 रुपीज़ का क्रेडिट के टोटल से यदि हम 700 रुपीज़ डेबिट घटाते हैं तो हमें 5300 रुपीज़ का क्रेडिट अमाउंट मिलता है। अब पार्टनर वाई के लिए 4000 रुपीज़ का क्रेडिट और 1500 रुपीज़ का क्रेडिट के टोटल से यदि हम 500 रुपीज़ डेबिट घटाते हैं तो हमें 5000 रुपीज़ क्रेडिट मिलता है। अब पार्टनर जेड के लिए 3000 रुपीज़ के क्रेडिट से यदि हम 300 रुपीज़ का डेबिट घटाते हैं तो हमें 2700 रुपीज़ का क्रेडिट अमाउंट मिलता है। अब इन सभी सब टोटल्स का टोटल है 13000 रुपीज़ क्रेडिट अमाउंट। देखिए, यहाँ एक बात समझानी चाहिए, टोटल नेट प्रॉफिट में कोई परिवर्तन या चेंज नहीं हुआ है। केवल परिवर्तन ये हुआ है कि जिस रूप में इस पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जाना चाहिए था वो बदल गया है। ये 13000 रुपीज़ कैपिटल पर इंटरेस्ट, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट और पार्टनरों की सैलरीज के रूप में पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जाने चाहिए थे, लेकिन इसे पार्टनरों के करेंट अकाउंट में इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के रूप में जमा या क्रेडिट किया है। देखिए, हमने पार्टनर्स करेंट अकाउंट में गलत तरीके से जमा या क्रेडिट किया है। इसे ठीक करने के लिए हमें पार्टनर्स करेंट अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि हमें डेबिट ही क्यों करना चाहिए। देखिए, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में प्रॉफिट शेयर अमाउंट का ओवर क्रेडिट है, यानी कि वो अकाउंट ज़रूरत से भी ज़्यादा क्रेडिट हुआ है। इस प्रभाव को उलटने या रिवर्स करने के लिए हमें पार्टनर्स करेंट अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। अब जैसा कि आप जानते हैं, ये 13000 रुपीज़ पार्टनरों को उनके प्रॉफिट में गलत तरीके से उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। अब जैसा कि हमने पहले ही कैलकुलेट कर ली है, पार्टनर एक्स के करेंट अकाउंट में प्रॉफिट के शेयर के रूप में 7800 रुपीज़ ज़्यादा जमा या क्रेडिट हुआ है। पार्टनर वाई के करेंट अकाउंट में प्रॉफिट के शेयर के रूप में 2600 रुपीज़ ज़्यादा जमा या क्रेडिट हुआ है और पार्टनर जेड के करेंट अकाउंट में प्रॉफिट शेयर के रूप में 2600 रुपीज़ ज़्यादा जमा या क्रेडिट हुआ है। इसे ठीक करने के लिए हमें इसका उल्टा करना चाहिए, यानी कि हमें इन अमाउंट्स को पार्टनर्स करेंट अकाउंट में डेबिट करना चाहिए। तो चलिए इस एंट्री का विवरण इस प्रकार लिखते हैं। वो अमाउंट जो प्रॉफिट के रूप में डेबिट की जानी थी, यानी कि वो अमाउंट जो प्रॉफिट के रूप में क्रेडिट नहीं की जानी थी, ये 13000 रुपीज़ है, जिसे 3:1 के अनुपात में विभाजित किया गया है। देखिए, हम आमतौर पर लाभ को डेबिट नहीं करते हैं, हम लाभ को क्रेडिट करते हैं, लेकिन यहाँ हमने लिखा है कि ये वो लाभ है जिसे डेबिट किया जाना चाहिए था। इसका अप्रत्यक्ष अर्थ ये है कि हम अधिक क्रेडिट किया गया अमाउंट को उलट रहे हैं। मैं दोहराता हूँ, अप्रत्यक्ष रूप से इसका अर्थ ये है कि इतना अमाउंट क्रेडिट नहीं की जानी चाहिए था। यहाँ हम ना क्रेडिट होने को डेबिटिंग के रूप में मान रहे हैं, यानी कि हम डेबिट करके अधिक क्रेडिटिंग का प्रभाव को उलट रहे हैं। इसलिए इस पार्टनर एक्स के करेंट अकाउंट में 7800 रुपीज़ डेबिट होनी चाहिए, पार्टनर वाई के करेंट अकाउंट में 2600 रुपीज़ डेबिट होनी चाहिए और अंत में
पार्टनर जेड के करेंट अकाउंट से 2600 रुपीज डेबिट होनी चाहिए। अब इन सभी डेबिट्स का टोटल होता है 13,000 रुपीज डेबिट। और अब अंत में आवश्यक एडजस्टमेंट्स की गणना की जाती है। ये ऊपर दिए गए आइटम 4 और आइटम 5 के बीच का अंतर है। अब पार्टनर एक्स के लिए 7,800 रुपीज डेबिट और 5,300 रुपीज क्रेडिट के बीच का अंतर 2,500 रुपीज डेबिट है। देखिए यहाँ अमाउंट डेबिट की गई है क्योंकि कुल मिलाकर इतनी अतिरिक्त अमाउंट पहले इस पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जमा या क्रेडिट की गई थी। अब पार्टनर वाई के लिए 5,000 रुपीज क्रेडिट और 2,600 रुपीज डेबिट के बीच का अंतर 2,400 रुपीज क्रेडिट है। देखिए ये अमाउंट क्रेडिट किया गया है क्योंकि कुल मिलाकर इतने अमाउंट की कमी थी और इसे इससे पहले इस पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जमा या क्रेडिट नहीं किया गया था। अब पार्टनर जेड के लिए 2,700 रुपीज क्रेडिट और 2,600 रुपीज डेबिट के बीच का अंतर 100 रुपीज क्रेडिट है। देखिए ये अमाउंट क्रेडिट किया गया है क्योंकि कुल मिलाकर इतने अमाउंट की कमी थी और इसे इससे पहले इस पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जमा या क्रेडिट नहीं किया गया था। अब इस टेबल को प्रिपेयर करने के बाद ये अंतिम आवश्यक एडजस्टमेंट्स जर्नल में जाएंगी। तो आइए सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले पार्टनर एक्स के करेंट अकाउंट को डेबिट एंट्री के रूप में लिखते हैं। फिर डीआर टेक्स्ट लिखते हैं ताकि ये पता चले कि ये डेबिट एंट्री है। फिर डेबिट अमाउंट कॉलम में 2,500 रुपीज डेबिट अमाउंट लिखते हैं। फिर थोड़ी मार्जिन छोड़कर पार्टनर वाई के करेंट अकाउंट को क्रेडिट एंट्री के रूप में लिखें। फिर क्रेडिट अमाउंट कॉलम में 2,400 रुपीज क्रेडिट अमाउंट लिखते हैं। फिर से मार्जिन छोड़ते हुए दूसरा क्रेडिट एंट्री पार्टनर जेड का करेंट अकाउंट लिखते हैं। फिर क्रेडिट अमाउंट कॉलम में 100 रुपीज का क्रेडिट अमाउंट लिखते हैं। आइए इस ट्रांजैक्शन का डिस्क्रिप्शन या नरेशन लिखते हैं। कैपिटल पर इंटरेस्ट, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट और सैलरीज की छूट के लिए प्रॉफिट में एडजस्टमेंट किया जाना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हम सारे एंट्रीज पार्टनर्स करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया है। हमने कोई और एंट्री छुआ तक नहीं। तो इसके साथ ही हमने एडजस्टमेंट एंट्रीज की रिकॉर्डिंग्स पूरी कर ली है, जिसमें एडजस्टमेंट को सीधे पार्टनरों के करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करने का दूसरा मेथड है। और इसके साथ ही हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के अंत तक पहुंच गए हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमने स्टूडेंट्स को इफेक्टिव और एफिशिएंट लर्निंग सॉल्यूशंस देने के लिए edxit.com को स्टार्ट किए हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हर नया वीडियो पब्लिश होते ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।